कभी कभी जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि आपको कई बार समझ ही नहीं आता आप किस रास्ते पर चल पड़े हैं। ऐसा ही मेरे साथ हुआ था। मैं अपनी सगी बहन से नफरत करती थी और ये नफरत जैसे जैसे हम बड़े होते गए थे परवान चढ़ती चली गई थी। बचपन में मैं अपनी बहन से बेहद मोहब्बत करती थी क्योंकि शालिनी बहुत डरपोक टाइप की लड़की थी। हर जगह मैं उसको प्रोटेक्ट करती थी, उसका ख्याल रखती थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। शायद मेरा नेचर बहुत अलग था और मैं मासूम बिल्कुल भी नहीं थी। तो जबकि शालिनी काफ़ी मासूम तबीयत की लड़की थी, हम दोनों में बहुत कुछ अलग था। मैं काफ़ी सख्त लड़की थी। मेरे सामने कोई ज़मीन पर नीचे गिरकर मर भी जाता तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि मैं तकलीफ़ में पड़े इंसान का मजाक उड़ाया करती थी। उसे तकलीफ़ में देखकर मुझे मज़ा आता। और वहीं शालिनी काफ़ी नर्म दिल की लड़की थी। वो हर एक का ख्याल रखती थी, हर एक से प्यार और मोहब्बत से पेश आती थी। किसी को भी नफ़रत की निगाहों से नहीं देखती थी। शायद उसने नफ़रत करना सीखा ही नहीं था। और वहीं मैं बहुत अलग थी। मैं सिर्फ नफ़रत करना जानती थी। मैंने कभी मोहब्बत करना सीखा ही नहीं था। मेरे अंदर चिढ़ और जलन बेहद थी। हम दोनों की शक्लें एक जैसी थीं, लेकिन हम मिजाज में बहुत अलग थे। बचपन में हर जगह मैं शालिनी के आगे खड़ी होकर उसको हर मुश्किल से बचा लेती थी, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मुझे ही बुरा कहते थे। मुझे समझ नहीं आता था ऐसे कौन से सुरखाव के पर शालिनी में जड़े हुए हैं जो लोग हमेशा उसकी ही बातें करते रहते हैं। फैमिली गैदरिंग में भी मैं ही सबके लिए बुरी बच्ची थी, जबकि शालिनी सबके लिए बहुत अच्छी बच्ची थी। मेरी मम्मी हम दोनों को एक जैसा रखती थी, एक जैसे कपड़े पहनाना, एक जैसी चीज़ें लाकर देखना। लेकिन इसके बावजूद भी कब मेरे दिल में शालिनी के लिए जलन और चिढ़ पैदा हो गई, इस बात का मुझे खुद ही पता नहीं हुआ था। जब हम दोनों मैट्रिक की परीक्षाओं में पास हुए तो हमारे नंबर भी एक जैसे थे, हमारी पोजीशन भी एक जैसी आई थी। पापा ने हम दोनों को एक जैसा तोहफा दिया था और साथ में एक सलाह भी दी थी कि कभी भी कैसा भी मौका आए एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो। जिस दिन तुमने लोगों के सामने ये शो करवा दिया कि तुम दोनों अलग अलग हो, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देंगे। उस दिन ही तुम्हारी ताकत टूट जाएगी। इस वक्त तो मुझे उनकी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई थीं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये सब बातें समझना शुरू हो गई थीं। मैंने कभी भी जानबूझकर शालिनी से नफरत नहीं की थी, लेकिन ये सब करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। जब छोटे से बच्चे को ये बात महसूस करवाई जाए कि तुमसे बेहतर तुम्हारी बहन है, तो कोई भी क्यों ना हो, वो नफरत की आग में जलना शुरू हो ही जाता है। मुझे हर पल हर लम्हा ये बात महसूस करवाई जाती थी कि शालिनी तुमसे बेहतर है, तुम शालिनी से बहुत कमतर हो। कभी कभी तो मैं ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी, लेकिन मैं भी इंसान थी। कब तक लोगों के व्यवहार उनकी बातों को नज़रअंदाज करती। एक रोज़ हम लोग एक फैमिली गैदरिंग में बैठे हुए थे कि अचानक एक औरत हम दोनों बहनों के पास आई और शालिनी के गाल पर हाथ रखते हुए कहने लगी, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हारे नए नक्श बहुत खूबसूरत हैं। जबकि मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गई थी, क्योंकि मैं भी बिल्कुल शालिनी जैसी ही थी। हम दोनों में बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं था। हम दोनों साथ ही बैठे हुए थे। फिर भी आंटी ऐसी बातें क्यों कर रही थीं? उन्हें मैं दिखाई क्यों नहीं दी थी? मेरा दिल एकदम ही बुझ सा गया था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहने लगी, अरे उदास क्यों होती हो, तुम भी प्यारी हो, लेकिन तुम्हारी बहन बहुत खूबसूरत है। एक वही पल था जिसके बाद से मुझे शालिनी के लिए खुद में नफरत और जलन महसूस होने लगी थी। मुझे शालिनी से उस पल बेहद नफरत हो गई थी। इतनी नफरत कि मेरा जी चाहा शालिनी मर जाए और मैं अकेली रह जाऊं। फिर सब लोगों का ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा। कोई भी शालिनी की तारीफ नहीं करेगा, सिर्फ मेरी ही तारीफ करेगा। मेरे माँ बाप का प्यार भी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद होंगी। काश कि शालिनी मर जाए। ये सब बातें मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी और मेरे दिल में शालिनी के लिए नफरत पल पल बढ़ती ही जा रही थी। उसने तुरंत ही उस आंटी का शुक्रिया अदा किया और घर आने की दावत भी दे दी, जबकि उसका रवैया और उसका संस्कार देखकर वो औरत और भी ज़्यादा शालिनी की तारीफों के पुल बांधकर वहाँ से चली गई थी। शालिनी ने एक नज़र मेरे बुझे हुए चेहरे की तरफ देखा। मेरे गुस्से के भाव देखकर शालिनी भी समझ गई थी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा था, लेकिन वो मेरी बहन थी, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करती थी और मेरा दिल बहलाने के लिए कहने लगी, अरे तुम दिल छोटा मत करो। वो औरत तो फालतू बातें कर रही थी। शालिनी ये बोलकर अचानक ही मेरे गले लग गई थी, जबकि लोगों की मौजूदगी का एहसास करके मैंने भी उसे गले लगा लिया था।
लेकिन इस पल मेरा दिल एक अनजानी आग में जलकर राख हो चुका था। हम लोग घर आ गए थे, लेकिन उस औरत का रवैया और उसकी बातें मेरे दिमाग से बिल्कुल भी नहीं जा रही थीं। बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने शालिनी से बेवजह ही लड़ाइयाँ करना शुरू कर दी थीं। जब जब वो कॉलेज में किसी परेशानी में घिरी होती थी, मैं जानबूझकर उससे दूर हो जाती थी। अब मैं शालिनी की मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ती थी। कॉलेज में उसकी किसी से लड़ाई झगड़ा होता तो मैं दूर खड़ी होकर तमाशा देखा करती थी। कोई लड़का उसे छेड़ता तब भी मैं उसके करीब जाकर उसका बचाव नहीं करती थी। शालिनी शुरू से ही डरपोक टाइप की लड़की थी और उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर हर कोई उसे तंग करता था। कॉलेज में कई लड़के आते जाते उसे छेड़ देते थे। अब वो डर के मारे कांपने लगती थी। पहले मैं उसके बचाव में आगे बढ़ती थी। मेरे तेज तर्रार और गुस्से वाले रूप को देखकर लड़के मुझसे दूर भागा करते थे और इसीलिए मेरी वजह से शालिनी बची रहती थी। लेकिन अब मैं शालिनी को बचाना छोड़ दिया था, बल्कि मुझे मज़ा आता था जब कोई उसे छेड़ता और वो डर के मारे खड़ी खड़ी कांप रही होती थी, तो मेरे दिल को उस समय बहुत सुकून मिलता था। मुझे अब शालिनी का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैंने शालिनी के लिए किसी भी लड़की के साथ दोस्ती नहीं की थी। बहुत सी लड़कियां मेरे करीब आने की कोशिश करती थीं, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को दोस्त माना करती थी। लेकिन उस दिन के बाद से मैंने दूसरी लड़कियों से दोस्ती भी शुरू कर दी थी और शालिनी से मैं बहुत दूर हो गई थी। ये बात जब मेरी माँ को मालूम हुई तो उन्होंने मुझ पर बहुत गुस्सा किया था और मुझे इस बात का एहसास भी दिलाया कि रूही शालिनी और सब लड़कियों जैसी नहीं है। उसका मिजाज बहुत अलग है। वो बहुत ही मासूम तबीयत की लड़की है। उसके साथ ऐसा रवैया ना रखो। तुम्हारी सगी बहन है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो उसके साथ? उसे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। तुम्हारे बिना वो अधूरी है। मैंने और तुम्हारे पापा ने भी तुम्हारे भरोसे के ऊपर ही शालिनी को छोड़ा हुआ है। रूही, मुझे और तुम्हारे पापा को तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम शालिनी पर आँच भी नहीं आने दोगी, क्योंकि तुम मेरी बड़ी ही बहादुर बच्ची हो। लेकिन शालिनी बहादुर नहीं है, बहुत ही कमज़ोर और डरपोक टाइप की लड़की है, बहुत ही मासूम है। दुनिया की चालबाजियों की उसे समझ नहीं है। तुम हर वक्त उसके साथ खड़ी रहो, ये तो हमें भी चिंता नहीं रहेगी। लेकिन मैं चाहकर भी शालिनी के साथ अब घुल मिल नहीं पा रही थी। छोटी से छोटी बात को भी शालिनी अपने दिल पर लगा लेती थी और बीमार पड़ जाती। उसकी इस नाजुक तबीयत की वजह से मम्मी उसका बहुत ध्यान रखती थीं, ऐसे जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। और जब मम्मी उसका ऐसे ध्यान रखती और अब जैसे जैसे मम्मी उसे प्यार करती थी, मुझे वो सब कुछ बुरा लगता था और मैं अपनी माँ पर ही गुस्सा करना शुरू कर देती थी। पहले तो मेरी माँ इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही थीं, लेकिन जब उन्होंने मुझे और मेरी हरकतों को देखा तो एक रोज़ उन्होंने अचानक ही मेरे मुंह पर शालिनी की वजह से थप्पड़ मारा था। उस दिन हुआ कुछ यूँ था कि शालिनी को उस दिन बुखार था। मम्मी किसी काम में बिजी थीं, कहने लगी, रूही जाओ शालिनी को दवा दे दो। लेकिन मुझे शालिनी से इस कदर नफरत थी कि मुझे उसकी तबीयत की कोई परवाह नहीं थी। मैंने उसकी सारी दवाई डस्टबिन में फेंक कर मम्मी से कह दिया कि मैंने उसे दवाई खिला दी है। खैर मम्मी भी सुकून से हो गई थी कि शालिनी ने दवाई खा ली है, अब उसका बुखार कम हो जाएगा। इसी सुकून में वो अपने कमरे में जाकर सो गई थी। लेकिन शालिनी पूरी रात बुखार की वजह से कराहती रही थी। मुझे भी कई बार कह चुकी थी कि रूही मुझे बहुत बेचैनी है, मम्मी से जाकर पूछो मेरी दवाई कहाँ रखी है, मैं खुद ही खा लूँगी तो मुझे सुकून की नींद भी आ जाएगी। लेकिन मैंने उसकी बातों पर कान नहीं धरा और अपने सर पर तकिया रखकर आराम से सो गई और शालिनी पूरी रात दर्द और बुखार से कराहती रही। सुबह जब मम्मी को पता चला मैंने शालिनी को दवाई नहीं दी थी और शालिनी पूरी रात बुखार में तड़पती रही, तो मम्मी को बहुत गुस्सा आया था और इसी गुस्से में मम्मी ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और ये एक करारा वार था। मेरे दिल में शालिनी की नफरत अब जोर पकड़ चुकी थी और मैंने तय कर लिया कि मैं शालिनी को बर्बाद करके ही दम लूँगी। उसकी वजह से मेरे माँ बाप भी मेरे खिलाफ हो चुके थे। बाहर के लोग सिर्फ और सिर्फ शालिनी के नाम की माला जपते थे। कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मैं किसी सूरत भी शालिनी को अब सुकून की ज़िंदगी बसर नहीं करने दे सकती थी। पहले तो मैं खामोशी से शालिनी से दूर हो गई थी, लेकिन अब मैं वापस शालिनी के करीब होकर उसको बेवजह नुकसान पहुंचाती रहती थी। क्लास में टीचर से उसकी बेइज्जती करवाती तो कभी लड़कियों में उसको फंसाकर दूर हो जाती। कॉलेज के आवारा लड़कों को उसके पीछे कर देती। घर आकर वो कोने में बैठकर खूब रोती थी। जब वो रो रही होती तो मुझे बहुत सुकून मिलता था। मुझे इस पर अब बिल्कुल भी तरस नहीं आता था। पहले जो मैं उसकी ढाल बन जाया करती थी, अब मैं ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई थी और अब इस बात से मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो अब कैसा महसूस करती है।
पहले तो शालिनी थोड़ा बहुत हंस बोल लेती थी, लेकिन अब वो दिन ब दिन मेरे ख़राब होते रवैये की वजह से वो बिल्कुल खामोश हो गई थी। उसके चेहरे की चमक धुंधली पड़ने लगी थी, हर वक्त उदास और चुप चुप सी रहती, और मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मम्मी पापा भी शालिनी की इस हालत से परेशान थे। वो ये भी नोट कर रहे थे कि मेरा व्यवहार शालिनी के लिए ठीक नहीं है, और ये बात उनके लिए टेंशन भरी थी। मम्मी पापा हम दोनों को बैठाकर समझाते कि तुम लोग ऐसा क्यों करती हो, जबकि शालिनी पापा की बातों को सुनकर आंसू बहाना शुरू कर देती, और मैं खामोशी से अपनी जगह से उठकर अपने कमरे में चली जाती। मुझे पापा की इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। खैर, समय अपनी रफ्तार से गुजर रहा था। मेरी नफ़रत वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन हमारे ख़ानदान में किसी की शादी थी और हमें शादी का इनविटेशन आया था, जिसे देखते ही शालिनी ने साफ इनकार कर दिया कि वो शादी में नहीं जाना चाहती, क्योंकि वो जानती थी अगर हम दोनों बहनें शादी में जाते तो शालिनी की वहाँ तारीफ़ होती और मेरी बुराइयाँ की जाती, जिसकी वजह से मैं घर आने के बाद शालिनी से खूब लड़ाई झगड़ा करती थी। और इसी वजह से आज उसने खुद ही इनकार कर दिया था कि वो शादी में नहीं जाना चाहती। लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि वो जाती है या नहीं जाती, लेकिन दिल में खुशी ज़रूर हुई थी कि अच्छा हुआ कि वो नहीं जा रही, अब सुकून से मैं शादी को एंजॉय करूँगी। लेकिन आखिरी वक्त पर पापा के कहने पर उसे मजबूरन तैयार होना पड़ा था, और हम लोग शादी के लिए निकल चुके थे। रास्ते भर भी हम दोनों बहनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की थी। आज शालिनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने सफ़ेद फ्रॉक पहनी हुई थी जो उस पर काफ़ी जच रही थी। मैं भी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन आज मेरी खूबसूरती शालिनी के आगे मांद पड़ गई थी। हम लोग शादी हॉल में दाखिल हुए तो हमें तुरंत ही हाथों हाथ लिया गया था। मेरे पापा की उनके ख़ानदान में बहुत इज्जत थी। हम लोगों को फ्रंट सीट पर बिठाया गया था। ख़ानदान का हर आदमी खुद चलकर हम लोगों से मिलने के लिए आ रहा था। मजबूरन शालिनी की तरह मुझे भी सब लोगों से बारी बारी आशीर्वाद लेना पड़ा था, और ये मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रहा था। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा और मैंने कहा, मम्मी हम लोग घर कब जाएंगे? मुझसे अब ये तमाशा बर्दाश्त नहीं होता। पता नहीं ये सब क्या कर रहे हैं। हमारे बराबर वाली सीट पर एक औरत बैठी हुई थी। मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनी तो वो औरत कहने लगी, अरे बेटा कैसी बातें कर रही हो, शादी तो अभी शुरू हुई है, शादी को अच्छे से एंजॉय करो, तुम तो अभी से बोर होना शुरू हो गई। मुझे उस औरत की बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल न कर सकी। बड़े ही गुस्से से मैंने पूछा, आप कौन हैं और इस तरह मेरे मामले में दखल देने का हक आपको किसने दिया? वो औरत मेरी बातें सुनकर काफ़ी हैरान हुई थी। मम्मी ने तो मुझे आंखों ही आंखों में चुप रहने का इशारा किया था, जबकि बात ख़राब होते देख शालिनी ने बहुत ही तमीज़ से उस औरत को मेरी तरफ से सॉरी किया था और उनका हालचाल पूछने लगी, जबकि मैं अपनी जगह से खड़ी होकर दूसरे कोने में चली गई थी और अपनी सेल्फी लेने लगी थी। न जाने वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे थे कि बार बार वो औरत शालिनी के सिर पर हाथ फेर कर उसे प्यार दे रही थी। ये सब तो हर दफ़ा ही होता था। शालिनी अपने अच्छे व्यवहार की वजह से तुरंत ही सबकी नज़रों में अच्छी बन जाती थी। अब भी मैंने अपना सर झटका ही था कि सामने से एक लड़का मुझे आते हुए नजर आया था। उसने ब्लैक जीन्स और वाइट शर्ट पहना हुआ था। वो देखने में कोई फिल्मी हीरो लग रहा था। उसकी रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी। बाल भी जेल से काफ़ी अच्छे से बनाए गए थे। ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं किसी लड़के को देखकर उसे देखती रह गई थी। नहीं तो मैं पहले हमेशा लड़कों से दूर भागती थी। क्लास में भी लड़के हमेशा मुझसे नज़रें झुकाकर बात करते थे, क्योंकि मैं बहुत ही बदतमीजी पर उतर आती थी। मुझे लड़कों से हमेशा ही चिढ़ रहती थी। लेकिन ये पहली बार हुआ था कि मैं किसी लड़के को देखते ही उसमें खो सी गई थी। मैंने अपना मोबाइल पर्स में डाला, कदम ब कदम चलती हुई उस लड़के के पास आ गई। अभी मैंने उसे हाय हेलो की ही थी कि वो हमारी टेबल की तरफ चला आया था। शायद वो उस औरत का ही बेटा था जिससे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बदतमीजी की थी। अब मुझे अपनी बदतमीजी और उस वाले व्यवहार पर गुस्सा आया था। खैर, सर झटक कर मैं अपनी टेबल के करीब चली आई। वो मम्मी पापा से काफ़ी सम्मान के साथ बात कर रहा था। मैं पीछे ही खड़ी हुई थी। अभी तक उसने मुझे दोबारा पलट कर नहीं देखा था। अब उसकी माँ शालिनी से उसका इंट्रोडक्शन करवा रही थी, जो मुझे काफ़ी बुरा महसूस हो रहा था। थोड़ी देर तक तो मैं वहाँ खड़ी होकर ये सब देखती रही। वो लड़का लगातार शालिनी से कुछ न कुछ बात कर रहा था, जिसका जवाब शालिनी खुशी से दे रही थी, और ये सब कुछ मेरे लिए बहुत असहनीय था। इसलिए मैं तुरंत ही मंजर से हट चुकी थी। लेकिन दूर जाने के बाद भी मेरा सारा ध्यान उनकी टेबल पर ही था। थोड़ी देर बाद ही खाना वगैरह लग चुका था। खाना खाने के बाद
हम लोग अपने घर की ओर चल पड़े थे। वो रात मेरे लिए बहुत अजीब सी रात थी। पूरी रात मेरी आंखों के सामने वही लड़का घूमता रहा। पहले मेरा और शालिनी का कमरा एक ही था, लेकिन मेरी वजह से पापा ने हम दोनों का कमरा अलग अलग कर दिया था, क्योंकि मैं हर वक्त शालिनी से लड़ती रहती थी। मैं उस रात पूरी रात एक पल के लिए भी सो नहीं पाई थी। लगातार मैं उसी लड़के के बारे में सोच रही थी। एक दो बार मैंने खुद को समझाने की कोशिश भी की कि मैं ये क्या कर रही हूँ, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर मेरी आंखों के सामने वही लड़का आ रहा था। उसका नाम साहिल था। उसकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत थी। कोई भी इंसान उसकी तरफ तुरंत आकर्षित हो सकता था। मैंने दिल में तय कर लिया कि मैं कल ही मम्मी से साहिल और अपने बारे में बात करूंगी, ताकि वो मेरे रिश्ते की बात उसकी मम्मी से करें। ये सब कुछ बहुत अजीब लगेगा, लेकिन मैं दिल के हाथों बहुत मजबूर हो चुकी थी। वो रात मेरे लिए बहुत मुश्किल थी। सुबह होते ही जब हम लोग नाश्ते की मेज़ पर जमा हुए, तो मैंने हिम्मत करके मम्मी से अपने मन की बात करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले ही कि मैं उनसे कोई बात करती, उन्होंने मुझे खामोश रहने का इशारा कर दिया और पापा से कहने लगी, आपको याद है ना, कल एक औरत हम लोगों से बात कर रही थी और उसने अपने बेटे से भी हमें मिलवाया था। पापा मम्मी की बात सुनकर सर हाँ में हिलाने लगे। मुझे एक अजनबी सी खौफ ने घेर लिया था। न जाने मम्मी क्या बात करने वाली थी। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। और फिर वही हुआ जिसका डर था। मम्मी ने कहा कि वो औरत शालिनी के बारे में बात कर रही थी। अपने लड़के के लिए उसने शालिनी को पसंद किया है। मेरे बराबर में ही शालिनी भी बैठी हुई थी और ये सोच मेरे लिए जानलेवा थी कि वो शालिनी को पसंद कर चुका था। लेकिन मैं भी दिल ही दिल में सोच चुकी थी कि कुछ भी करके उस लड़के को मैं अपना ही नसीब बनाऊंगी। दिन अपनी रफ्तार से गुजर चुके थे और 2 दिन बाद वो औरत हमारे घर की दहलीज पर खड़ी हुई थी। मैंने सोच लिया था आज मैं शालिनी को किसी भी सूरत उस औरत के सामने आने नहीं दूंगी। रात को ही मैंने उसके मना करने के बावजूद उसके चेहरे पर एक ऐसा फेस मास्क लगाया था जिसकी वजह से उसकी स्किन बहुत ज़्यादा जल गई थी। मैंने उसे बहाना बनाया था, ये फेस पैक लगाने से तुम्हारी स्किन चमक उठेगी और देखना वो औरत और उसका लड़का तुम पर लट्टू हो जाएंगे। वो भोली भाली सी थी और तुरंत ही मेरी बातों में आ गई। लेकिन उस फेस पैक की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी और इसी वजह से शालिनी के चेहरे पर रिएक्शन हो गया था। उसके चेहरे पर रेडनेस आ गई थी, कहीं कहीं से स्किन झुलस भी गई थी। अब ऐसे चेहरे के साथ वो मेहमानों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती थी। इसीलिए मजबूरन मेरी उसकी एक जैसी शक्ल होने का फ़ायदा उठाकर मम्मी ने शालिनी को कमरे में ही रहने दिया, जबकि मुझे उस औरत के सामने शालिनी बनाकर पेश कर दिया गया। मैं कुछ पल के लिए बहुत अच्छा महसूस कर रही थी, क्योंकि ये सब मेरे साथ हो रहा था और अच्छा ही हो रहा था। उस औरत ने एक दुपट्टा उड़ाने की छोटी सी रस्म भी की थी, जिसकी वजह से मुझे अपना आप हवाओं में उड़ता महसूस हो रहा था, जबकि शालिनी ये सब कुछ होता देखकर आंसू पीकर रह गई थी। मम्मी के चेहरे पर भी परेशानी और डर की वजह से हवाइयाँ उड़ी हुई थीं, जबकि पापा अलग काफ़ी परेशानी का शिकार नजर आ रहे थे। बस उन सब में एक मैं ही थी जो खुश नजर आ रही थी। साहिल ने 2-4 मुझसे बातें भी की थीं जो काफ़ी खुशगवार थीं। वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ था। मैंने सोच लिया था कि मैं अब ऐसे ही करती रहूँगी और शालिनी को साहिल की ज़िंदगी से बहुत दूर करके खुद उसकी ज़िंदगी में शामिल हो जाऊँगी। मेरे इरादे काफ़ी पक्के थे। धीरे धीरे मैं शालिनी बनकर साहिल से रातों रात बात करने लगी थी। मैंने उसके सामने यही शो करवाया था कि मैं शालिनी हूँ। कभी कभी जब साहिल शालिनी का नाम लेकर मोहब्बत भरी बातें करता तो मेरा दिल बुरी तरीके से जल उठता था। मैं यूं ही बातों बातों में शालिनी बनकर साहिल से उसका नंबर भी ले चुकी थी, जिसकी वजह से घर में किसी को भी इस बात के बारे में पता ही नहीं था कि शालिनी के बजाय मैं साहिल से कांटेक्ट में हूँ। मेरे मम्मी पापा यही समझ रहे थे कि अभी तक साहिल से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, और मैंने भी साहिल को इस बात के लिए मना कर दिया था कि तुम भी अपनी मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को इस बारे में पता चला तो वो इस बात का जिक्र मेरे मम्मी पापा के सामने कर देंगे, और मेरे मम्मी पापा पुराने ख्याल के आदमी हैं। वो नहीं चाहेंगे कि मैं और तुम शादी से पहले ही बातें करें। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। अब मैं खामोशी से शालिनी के मंगेतर साहिल के साथ बाहर घूमने फिरने भी लगी थी। कभी कभी साहिल इस बात का शक जाहिर करता कि तुम मुझे शालिनी की जुड़वा बहन रूही लगती हो। तुम्हारा रवैया एकदम से अजीब क्यों हो जाता है, क्योंकि शालिनी तो काफ़ी मासूम तबीयत की लड़की है, लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ तुम तो काफ़ी होशियार टाइप की लड़की लगती हो और काफ़ी तेज तर्रार भी हो। और मैं उसको ये बात टाल देती कि शायद तुम मुझे अच्छे से जानने लगे हो, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस होता है। एक दिन मम्मी पापा दूसरे शहर हमारी नानी के घर रहने गए थे। मेरे पास साहिल के साथ घूमने का बहुत अच्छा मौका था।
मैंने जब ये बात साहिल को बताई तो उसने फ़ौरन ही मुझसे बाहर मिलने की ख्वाहिश कर दी कि आज की रात हम दोनों एक दूसरे के साथ बाहर गुजारेंगे। मैं भी फ़ौरन ही राज़ी हो गई थी, क्योंकि अब मेरा दिल भी साहिल के लिए मचलने लगा था। भले ही वो मुझसे शालिनी समझकर मोहब्बत करता था, लेकिन मैं साहिल को दिल ही दिल में चाहने लगी थी और मैं उसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर चुकी थी। मेरा दिल मचलता था कि अब साहिल के साथ मैं अकेले में समय बिताऊं, क्योंकि फ़ोन पर बातें करते करते अब मेरा दिल नहीं भरता था। और जब अकेले में मिलने का मौका मिला तो मैं इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी और तैयार वगैरह होकर घर से खामोशी से निकल गई। मैंने शालिनी को इस बात के बारे में नहीं बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ। मैं समझी थी शायद साहिल मुझे रेस्टोरेंट वगैरह लेकर जाएगा, लेकिन मैं नहीं जानती थी वो मुझे होटल के कमरे में लेकर जाना चाहता था। वो सीधा मुझे एक होटल के कमरे में ले गया था। वहाँ पर उसने मेरे और अपने लिए कमरा बुक करवाया था। वो मेरा हाथ पकड़कर उसी कमरे में ले गया और अचानक ही उसने कमरे का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। उसकी इस हरकत से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि साहिल क्या करना चाहता है। अभी भी मैं उलझन का शिकार थी कि तभी साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खुद के करीब कर लिया। कहने लगा, शालिनी डार्लिंग, आज मौका मिला है, इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। आओ दुनिया को भूल कर एक दूसरे में समा जाएं। तुम्हारी खूबसूरती ने तो मुझे घायल कर दिया है, आज इस खूबसूरती का मजा भी चख लेने दो। ये कहकर वो मेरे बहुत करीब हो गया था। उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थीं और मेरा दिल तो जैसे धड़कना भूल गया था। मैंने उसे पीछे धकेला था। मैंने कहा, साहिल, ये क्या कर रहे हो? हम ये सब कुछ शादी से पहले नहीं कर सकते, शादी के बाद ही करेंगे। साहिल कहने लगा, तो शादी में अब कौन सा समय बचा है? हमारी मंगनी हो चुकी है, कुछ ही महीने में शादी भी हो जाएगी और मैं इतने समय तक अब और तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता। बहुत तड़पता हूँ तुम्हारे लिए, पूरी रात नींद नहीं आती, तुम्हारा ख्याल मुझे सोने नहीं देता और ऐसा मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर उसने मुझे बेतहाशा ज़ोर ज़ोर से चूमना शुरू कर दिया। मेरे तो होश उड़ गए थे। मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया। वो शायद इस बात से बेखबर था, इसलिए लड़खड़ाकर बेड पर गिरा था। मैं भागते हुए गेट तक पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही साहिल ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे बेड की तरफ धकेला। कहने लगा, मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा। ये कहते हुए उसने मेरे मुंह पर टेप लगा दी और मेरे हाथ पीछे को बांध दिए। धीरे धीरे वो मेरे करीब से करीब होता चला गया। मुझे अब अपनी इज्जत बचाना मुश्किल लग रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अभी साहिल अपनी हदों से गुजर जाता कि दरवाजे पर धड़ धड़ की आवाज़ें आने लगी थीं। मेरी जान में जान आई थी और साहिल हड़बड़ा गया था। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर आने वाले को बाहर से ही टरखाना चाहा, लेकिन सामने तो शालिनी खड़ी थी। उसे देखकर साहिल के होश उड़े थे। शालिनी साहिल को धक्का देते हुए अंदर दाखिल हुई थी। मुझे देखकर वो जल्दी से मेरी तरफ बढ़ी और मेरे मुंह से टेप उतारी और मेरे हाथ खोल दिए। शालिनी साहिल के पास आई और उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगी, तुम जैसे घटिया इंसान की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को हाथ लगाने की? मैं तुम जैसे गिरे हुए इंसान से अभी और इसी वक्त मंगनी तोड़ती हूँ। साहिल तो हक्का बक्का हम दोनों बहनों को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। शालिनी मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले आई थी। जिस वक्त मैं घर से निकली थी, शालिनी ने उस वक्त मुझे देख लिया था और वो मेरा पीछा करते हुए ही इस होटल तक पहुंची थी। मैं बिल्कुल चुप हो गई थी। मुझ में बोलने की अब हिम्मत बाकी नहीं रही थी। शालिनी ने मुझे इस समय में बहुत संभाला था और ऐसा महसूस करवाया कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब ननिहाल से मम्मी पापा आए तो शालिनी ने साफ कह दिया कि वो साहिल से शादी नहीं करेगी। जब मम्मी पापा ने वजह पूछी तो उसने सारी सच्चाई उनके सामने इस तरह बयान की कि इस सब मामले में शालिनी ने मुझे बिल्कुल निर्दोष साबित कर दिया था। ऐसा जाहिर किया जैसे साहिल ही खराब इंसान था। मैं हैरानी भरी निगाहों से अपनी बहन को देख रही थी। मैं अपनी बहन के साथ अब तक कितना गलत करती आई थी, लेकिन उसने मुझे आज सबके बीच बचा लिया था। मेरा मान, मेरी इज्जत भी बचाए रखी थी। उन सब बातों के बाद मैंने शालिनी के कदमों में बैठकर उससे माफ़ी मांगी थी और उसे यकीन दिलाया था कि जैसे हम दोनों बचपन में रहते थे ऐसे ही हम दोनों सारी उम्र रहेंगे। कुछ ही समय बाद शालिनी की एक बहुत ही अच्छे घर से शादी हो गई थी। उसका पति उस पर बेपनाह मोहब्बतें लुटाता था। उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा था। पहले जो डरी सहमी रहती थी, अपने पति का प्यार पाकर अब उसके अंदर कॉन्फिडेंस भर गया था। कुछ ही महीने बाद उसने अपने देवर के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया और यूं हम दोनों बहनें एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगे। मुझे आज समझ आ गया था कि अपना खून अपना ही होता है। एक बहन ही दूसरी बहन की तकलीफ़ को समझ सकती है। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना,
रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।